नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर आप सभी के लिए जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और यूपीपीएससी सहित आपके लिए जो है अन्य बहुत सारी जो है परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए निःशुल्क लक्ष्य बैच संचालित कर रहे हैं, जिसके तहत हम आपको जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए अपने चैनल पर जो है हेल्थ साइंस की फ्री में वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उस परीक्षा के लिए आपकी रामबाण होगी। तो दोस्तों, इसी के तहत सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए निःशुल्क बैच भी संचालित कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम जो है अपनी ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल के अंतर्गत आपको 5वीं कक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हम आज के टॉपिक यानी भारत का भौतिक स्वरूप के तहत हम भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक से अधिक बनेगी। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने जो है भारत के भौतिक स्वरूपों के 6 पार्ट के बारे में बताया था कि किस प्रकार से भारत के भौतिक स्वरूप का निर्माण हुआ है। उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए दूसरे वीडियो में आगे देखेंगे कि और कौन से अन्य फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आपका परीक्षा में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत तो दोस्तों, जैसा कि आपने जो है वीडियो में देख ही लिया होगा कल के कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भारत का अगर भूगोल हम पढ़ रहे हैं तो उसके तहत हमें जो है मैप लेके साथ में बैठना है, ताकि जिससे अगर हम कोई भी फैक्ट आपको बताएं, क्योंकि मैप जो है ज्योग्राफी में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। मैप के माध्यम से हमें उस स्थान का पता चलता है जिसके बारे में जो है फैक्ट में मेंशन किया जाता है कि ये चीज़ स्थान आपका इस जगह पर स्थित है, चाहे वो महासागर हो, चाहे पहाड़ियाँ हों, चाहे दर्रे हों, चाहे पठार हों, चाहे आपका विश्व का भूगोल हो, चाहे आपका इस समय भारत का भूगोल है। इसमें हम जो है विभिन्न स्थलों और पर्यटन स्थलों के बारे में जो है मैप के द्वारा आसानी से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि कल हमने अपने मैप के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया था कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर आपका स्थित है और उत्तर का विशाल मैदान कहाँ से कहाँ तक स्थित है और हिमालय की पर्वत श्रृंखला आपकी कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है, प्रायद्वीपीय पठार आपका कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तथा आपका राजस्थान का थार का मरुस्थल किस दिशा पर स्थित है, यानी आपका किस भारत के किस भाग पर आपका जो है राजस्थान से निर्मित है, कहाँ पर आपके द्वीप समूह हैं, तटीय हैं। ये सारी जो है महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जो है हमने आपका मैप के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया था। दोस्तों, तो मैप हम इसमें दिखा रहे हैं, तो आप जो है मैप अच्छे से देख लीजिएगा कि भारत का भूभाग कितना बड़ा है और कौन कौन से भूभाग की क्या क्या जो है विशेषता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में देर न करते हुए आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्ट जो है परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत। तो हम फैक्ट की बात कर लेते हैं, आगे उसी में बढ़ते हैं। तो पहला फैक्ट क्या आता है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारत का रूर यानी किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन एक फैक्ट आपका और पूछ सकता है कि छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। अब छोटा नागपुर का पठार आपका कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो छोटा नागपुर का पठार आपका जो है वो आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित आपके जो स्थान है वो आपका छोटा नागपुर कहलाता है। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थ की यानी खनिज भंडार की दृष्टि से आपका भारत में प्रमुख स्थान रखता है। फिर क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश
और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यानी अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये फैक्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में और देख लेते हैं। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी यानी कितनी है, 1350 मीटर है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। यानी क्या है, धूपगढ़ के बारे में अगर बात करें तो ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। ये आपका फैक्ट में पूछ सकता है। फिर क्या है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण भाग से निकलती है। अगर कोई पूछ ले कि सतपुड़ा के दक्षिण भाग से कौन सी नदी निकलती है, तो आप क्या आंसर करेंगे, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण भाग से आपकी निकलती है। फिर क्या है, पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। यानी पश्चिमी घाट के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो ये भारत का जैसे ये नक्शा हो जाता है, तो पश्चिम भारत की अगर बात करें तो पश्चिम भारत आपका ऐसे ऐसे करके बना हुआ है नक्शा। तो पश्चिमी घाट की बात कर रहा है, तो पश्चिमी घाट का विस्तार आपका यहाँ नहीं, यहाँ गुजरात से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है आपका, तो आपका ये नीचे तमिलनाडु तक आपका जो है फैला हुआ है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1500 किलोमीटर की लंबाई है। और उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी के अंतरीप तक पाई जाती है। यानी कन्याकुमारी कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ गुजरात से शुरू होता है। लंबाई कितनी आती है, तो 1500 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई आपकी है। किसकी, तो पश्चिमी घाट की। इसी प्रकार से आगे जो है फैक्ट में आपका पश्चिमी घाट तो मिला ही है, उसके बाद में आपका जो है पूर्वी घाट भी मिलेगा। फिर आगे के फैक्ट देख लेते हैं कि कहाँ से कौन से इम्पोर्टेंट है। अब इसमें अगला फैक्ट क्या है, सतपुड़ा के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। यानी सतपुड़ा का उत्तरी भाग में किस नदी का उद्गम स्थल है, तो आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। पश्चिमी घाट को क्या भी कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को आपका सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है। यानी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम आपका सह्याद्री कहते हैं पश्चिमी घाट को। फिर क्या है फैक्ट अगला, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी क्या है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सह्याद्री को दो भागों यानी उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। कौन सी रेखा, तो आपकी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट को कितने भागों में डिवाइड करती है, तो दो भागों में। पहला है उत्तरी सह्याद्री और दूसरा है आपका दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री के बीच के सर्वोच्च शिखर क्रमशः यानी उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर की यहाँ बात कर रहा है, तो क्रमशः क्या है, पहला काल सुबाई यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, ये उत्तरी सह्याद्री पर पाई जाती है। इसकी ऊंचाई आपकी 1646 मीटर। फिर दूसरा है आपका कुर्देमुख, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1892 मीटर है। ये आपका उत्तरी सह्याद्री पर पाई जाती है आपकी काल सुबाई पहाड़ी। और दूसरी आपकी क्या है, कुर्देमुख यानी कुर्देमुख आपकी, ये आपकी क्रमशः ये दक्षिणी इस पे पाई जाती है आपकी। यहाँ ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अगला फैक्ट क्या है, दक्कन का पठार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यानी दक्कन का पठार किन दो राज्यों में फैला हुआ है, तो आपका मध्य प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र में आपका दक्कन का पठार पाया जाता है। दक्कन के पठारों का निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों के से आपका जो है दक्कन का पठार बना हुआ है। फिर आगे क्या है, दक्कन के पठार पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। यानी दक्कन के पठार का जो है पूर्वी भाग क्या कहा जाता है, तो विदर्भ के नाम से जाना जाता है आपका।
दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी क्वालिटी आपकी बता रहा है दक्कन के पठार की मिट्टी कैसी है, तो आपकी काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है। वहीं पर एक और फेमस स्थान यानी अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो अजंता की पहाड़ियाँ आपकी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। यानी अजंता कौन सी, अजंता एलोरा आपकी बहुत फेमस गुफाएं हैं जहाँ पर आपकी भित्ति चित्र और बाकी चीज़ें जो है बनी हुई विभिन्न शताब्दियों में आपकी बनी हुई हैं। ये प्राचीन काली अजंता की गुफाएं जो कि गुप्त काल और एलोरा की गुफाएं भी, बाघ की गुफाएं भी, ये आपकी क्या है, आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इस स्थान से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इस फैक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। फिर है आपका बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में। यानी 3 पहाड़ियों की यहाँ पे बात कर रहा है, पहला बालाघाट, दूसरा हरिश्चंद्र और तीसरा सतमाला। ये पहाड़ियों की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर एक क्वेश्चन और आता है थारवाड़ का पठार, सॉरी दोस्तों, थारवाड़ नहीं, धारवाड़ का पठार आता है। यानी अभी तक हमने दक्कन के पठार की बात की, अब हम बात करते हैं धारवाड़ के पठार की। तो ये किस राज्य में है, तो धारवाड़ का पठार आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ के पठार के पश्चिमी भाग में बाबा पुदन की पहाड़ियाँ, यानी जितने भी फैक्ट आपके हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना ज़्यादा है। फिर क्या है कि धारवाड़ के पठार के पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ी है, तो बाबा बूदन की पहाड़ी है, और तथा एक पहाड़ी और आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं फैक्ट के। और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कोई भी पेपर होता है, अगर आपको 70% जो है फैक्ट याद हैं तो आप उस परीक्षा को आसानी से पास कर लेते हैं। इसीलिए फैक्ट को बार बार रिमाइंड करके याद करना चाहिए, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे बुक के माध्यम से। आप जो है ज़रूर से ज़रूर इन फैक्ट को किसी भी किताब से भी आप जो है पढ़ सकते हैं, या हमारी वीडियो पे जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उसके माध्यम से भी आप अपने फैक्ट को जीके यानी जी सामान्य अध्ययन के लिए मजबूत कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो आपका एक और आता है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी आपके किन राज्य में है, तो नीलगिरी की पहाड़ी आपके तमिलनाडु राज्य में है और केरल में तथा कर्नाटक राज्यों में फैली। यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ कितने राज्यों में फैली है, तो टोटल आपके 3 राज्यों में फैली हुई। पहला आपका तमिलनाडु हो गया, दूसरा केरल और तीसरा कर्नाटक राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते हैं बार बार। जैसे दोदा बेट्टा, यानी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी दोदा बेट्टा है। ये कितनी ऊंची है, तो ये 2637 मीटर ऊंची है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है इसको। यानी क्या है, दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक पहाड़ी के बारे में और आपके इसमें जिक्र किया जा रहा है, जो कि अन्नामलाई नाम से जानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित है, तो आपका 2 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो दोनों ऑप्शन में अगर केरल और तमिलनाडु है तो आंसर आपका पूरी तरह से सही होगा। तो यानी राज्यों के नाम आप जरूर से जरूर याद करिएगा, चाहे वो आपका कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। अब एक और आती है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई आपकी 2695 मीटर है। यानी दक्षिण भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है, जो कि आपकी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। वहीं पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपकी दोदा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार से हमने दक्षिण भारत के बारे में बात की। अब सी वाला पॉइंट आपका आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसमें देख लेते हैं कौन से फैक्ट आपके बन सकते हैं। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यानी क्या है कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान आपका बना हुआ है वो सिंधु गंगा
के नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है तथा इसे किस किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु आपकी जो है नदी वो आपकी कश्मीर से निकलती है। उसी के अलावा आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आपका जो है कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी आपका जो है चीन यानी चीन के तिब्बत से निकलती है आपकी, और सिंधु गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टियों के कारण ही आपका जमाव के कारण जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। आगे देख लेते हैं इसमें कौन सा फैक्ट और इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान को अगर डिवाइड किया जाए तो इसको 4 पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला है भाबर प्रदेश, दूसरा आपका बांगर प्रदेश, तीसरा आपका खादर प्रदेश और चौथा है आपका तराई प्रदेश। यानी 4 पार्ट में आपके उत्तर भारत के विशाल मैदान को डिवाइड किया गया है। पहले वाले की बात कर लेते हैं तो आपका क्या है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश यानी किसका है, तो शिवालिक की तलहटी में सिंधु भाबर प्रदेश की अगर बात करें तो भाबर प्रदेश शिवालिक की तलहटी में सिंधु पश्चिम में से तीस्ता नदी यानी पूर्व तक फैला हुआ है। यानी भाबर प्रदेश की अगर बात कर रहा है तो ये शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में सिंधु पश्चिम में, यानी क्या है अगर ये से तरह मैप की बात करें तो सिंधु इधर पड़ता है तीस्ता, और तीस्ता पूर्व में यानी पूर्व में आपका जो है फैला हुआ है। यानी ये इस प्रकार से मैप देखेंगे आप जो है तो यहाँ से लेके इस तरह से आपका जो है क्या है भाबर प्रदेश ऐसे ऐसे जो है इसका विस्तार बना हुआ है। तो इसको मैप में आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी क्या है कि भाबर प्रदेश शिवालिक की तलहटी में स्थित सिंधु पश्चिम से लेकर तीस्ता यानी पूरब तक फैला हुआ है, यानी बहुत लंबा चौड़ा है। भाबर प्रदेश की क्वालिटी क्या है, तो ये इसमें कंकड़ पत्थर यानी बंजर की अधिकता पाई जाती है। यानी भाबर क्षेत्र क्या है आपका, तो आपका कंकड़ीला है, पथरीला, इसमें अधिकता अधिक पाई जाती है। भाबर प्रदेश में पारगम्यता अधिक होने के कारण नदियां यहाँ विलीन हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं बांगर प्रदेश की क्या विशेषता है आपकी। तो बांगर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बांगर प्रदेश मैदानी भागों का उच्च भाग है, जहाँ यानी क्या है बांगर मैदानी भागों का उच्च भाग है जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। यानी क्या है कि आपकी ऊंचाई पर ये मैदान स्थित है जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ का पानी कभी भी नहीं पहुँच पाता है। फिर क्या है बांगर मैदान में पुरानी जलोढ़, यानी बांगर मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसमें कंकड़ और रेत की अधिकता पाई जाती है। यानी ये भी क्या है मैदान आपका बांगर प्रदेश, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है कि ये कंकड़ीली और रेत इसमें अधिकता अधिक पाई जाती है। बांगर को स्थानीय भाषा में भूण कहा जाता है। अब खादर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो खादर प्रदेश की भी अपनी एक क्वालिटी होगी। खादर प्रदेश की अगर बात करें तो खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यानी खादर प्रदेश किससे बना हुआ है, तो नई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। खादर प्रदेश में मिट्टी के नहीं खादर प्रदेश में नदियों के बाढ़ द्वारा हर महीने यानी हर वर्ष नवीनतम मिट्टियाँ लाई जाती हैं। यानी खादर प्रदेश में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनके द्वारा हर वर्ष जो है अगर बाढ़ आती है तो उसके साथ में बाढ़ के साथ में नई मिट्टियाँ अपने साथ में जरूर ये बहाकर लाती है, और इस प्रकार से आपका खादर प्रदेश का निर्माण होता है। खादर प्रदेश को कछारी प्रदेश अथवा बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। यानी आपका जो खादर का भाग होगा उत्तरी भारत के विशाल मैदान में, तो खादर प्रदेश जो होता है वो कछारी प्रदेश कहलाता है, और यहाँ पर आपका बाढ़ बहुत आती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ खादर प्रदेश यानी डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ किसकी
आंध्र प्रदेश में आपका डेल्टा है, जैसे आपका सुंदरवन का डेल्टा जो आपका पश्चिम बंगाल की तरफ में फैला हुआ है, वो उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो उसका निर्माण आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब आपकी बहकर बांग्लादेश की तरफ जाती हैं तो पश्चिम बंगाल के मुहाने पर, पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के मुहाने पर आपका विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसीलिए ये जो है फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है परीक्षा के लिए उपयोगी मानकर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं तराई का प्रदेश क्या होता है। दोस्तों अगर तराई प्रदेश की बात करें तो तराई मतलब आपका क्या है कि हमेशा नमी बनी रहती होगी, यानी दलदली। तराई प्रदेश की आर्द्रता सबसे अधिक होती है, यानी नमी की बात करें तो तराई प्रदेशों में आपकी नमी बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण प्रायः जो है तराई मैदान दलदली क्षेत्रों में होता है। अब भामर प्रदेश की बात करें तो भामर प्रदेशों की विलुप्त नदियां तराई प्रदेशों में पुनः सतह पर आ जाती हैं। तराई प्रदेशों में घने वन पाए जाते हैं, यानी जाहिर सी बात है जहाँ पर आपके पानी की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर आपके घने प्रदेश बिल्कुल पाए जाएंगे, क्योंकि तरावट से ही नमी के कारण ही आपके जो है पेड़ पौधे और वनों को जो है नवीन जीवन मिलता है, जिससे में ये नमी के वजह से जो है आपके पेड़ पौधे पनपते हैं और उनका जीवन चक्र चलता है आपका। अब तराई प्रदेशों में जैव विविधता का भंडार अधिक पाया जाता है, यानी क्या हुआ कि तराई प्रदेशों में हमेशा नमी आर्द्रता होने की वजह से जो है जीवों को पनपने में ज़्यादा सहयोग मिलता है, जिसके वजह से तराई प्रदेशों में जो है जैव विविधता आपकी अधिक पाई जाती है और तरह तरह के वन और जीव जंतुओं के भी मिलने की संभावना आपकी वहाँ पर ज़्यादा होती है। आगे देख लेते हैं। अब द्वीपीय भाग की बात करते हैं, जो कि आपका आखिरी पॉइंट है, यानी भारत के भौतिक स्वरूप का ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। द्वीपीय प्रदेशों की बात क्या होती है, तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह दो भाग में डिवाइड किया गया है। यानी द्वीप कौन कौन से भारत के दो हैं, तो एक अंडमान दूसरा निकोबार, और अंडमान निकोबार हो गया, और एक लक्षद्वीप भारत के दो क्या है द्वीप समूह हैं। ठीक है, जो कि अंडमान आपका राइट हैंड साइड पर अगर मैप देखते हैं तो पूर्वी पार्ट पे है, यानी दक्षिण भारत में सबसे पूर्वी तरफ आपका है। और वहीं पर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप आपका बिल्कुल क्या नाम है आपका पश्चिम की तरफ है, और नॉर्थ और बिल्कुल नीचे, यानी आपका केरल के बगल में आपका लक्षद्वीप आता है जो है। यानी भारत के दो द्वीप समूह हैं, पहला क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी सही में आपको बताया तो ये क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो आपका ये बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके आते हैं। फिर क्या है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में टोटल कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, तो 572 द्वीप छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर बना हुआ है, जिसमें 550 द्वीप अंडमान में, यानी अंडमान में कितने द्वीप हैं, तो में 550 अंडमान में द्वीप समूह हैं। वहीं पर अब फिर आपका लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूहों में आते हैं। तो टोटल मिलाकर आपके कितने 572 द्वीप समूह मिलकर आपका अंडमान द्वीप समूह का निर्माण करते हैं। अब एक और क्वेश्चन अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित आता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी सैडल पीक है, तो 732 मीटर आपकी ऊंची है। फिर वहीं पर एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा पतन यानी बंदरगाह कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि आपका दक्षिणी अंडमान में है। अब लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप आपका कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। और टोटल यहाँ कितने द्वीप पाए जाते हैं, तो लक्षद्वीप में आपका टोटल जो है 36 द्वीप समूहों में आपका डिवाइड किया गया है।
जिसमें से मात्र आपके 10 द्वीप जो हैं केवल मानव की आबादी के लिए इम्पोर्टेंट यानी रहने लायक हैं। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंडरोथ द्वीप, यानी आपके 2 द्वीप हैं जो कि लक्षद्वीप के सबसे बड़े हैं, यहाँ पर आपकी आबादी ज़्यादा रहती है। फिर है पंबन द्वीप, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ये भी एक फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी पंबन द्वीप क्या है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। फिर एक क्वेश्चन और आपका था है कि भारत में नारकोंडा व बैरन द्वीप 2 ज्वालामुखी आपके कहाँ पर हैं, तो ये आपके भारत के ही ज्वालामुखी हैं। कौन सा, पहला नारकोंडा और दूसरा बैरन द्वीप। नारकोंडा क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जो कि कभी भी आपका जो है सक्रिय नहीं होगा। वहीं बैरन द्वीप क्या है, बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें हमेशा उद्गार होते रहते हैं। तो ये फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा, ये भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। फिर इसमें एक फैक्ट और आता है आपका, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय को के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अब समुद्री तटवर्ती मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो आपका भारत के पूर्वी समुद्री तटों का कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक आपका तटीय क्षेत्र में कोरोमंडल तट हो गया। कृष्णा डेल्टा से लेकर आपका उत्तरी तटीय क्षेत्र आपका उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो है समुद्र तटीय क्षेत्र भी इसमें फैक्ट में दिया हुआ है। आप वीडियो के माध्यम से इसको भी आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपके जो है परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो दोस्तों अगर हमारे इस चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस सहित कई वनडे एग्जामों की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जा रही है। तो आप हमारे इस निःशुल्क बैच से ज़रूर जुड़िए ताकि आपकी भी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक